सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं दो टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। पहला है डेमो 2 मिशन, देखेंगे ये मिशन क्या है। वहीं जो दूसरी खबर है वह जुड़ी हुई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से, और इसको हम शॉर्ट रूप में जानते हैं OIC के नाम से। तो OIC ने दरअसल यह कहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। तो देखेंगे आखिर इनका यह जो कथन है कितना सही है, कितना तार्किक है, साथ ही साथ इस्लामोफोबिया जो शब्द है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। आइए हम दोनों टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमो 2 मिशन। जैसा कि आपको पता है, हमारे मन में हमेशा एक जिज्ञासा है कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी है, क्या उसी प्रकार का कोई ग्रह है, कहीं और भी इसी प्रकार के लोग पाए जाते हैं, कहीं पर जीवन ऐसा ही कहीं और है क्या। और जिस प्रकार हमारी ये जिज्ञासा है, यही एक राष्ट्रीय जिज्ञासा भी होती है, हर देश की जिज्ञासा होती है। तो हर देश अपने लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण करता है। जैसे हमने इसरो का कर रखा, तो इसरो हमारे लिए स्पेस की काफ़ी चीज़ों को क्या करता है, खोजता है, हमारे विकास के लिए कार्य करता है। ठीक इसी तरह से USA में इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, ऐसे ही चीज़ों को खोजने के लिए 27 जुलाई 1958 को नासा अर्थात नेशनल और एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना ही की गई। और इसकी जो स्थापना की गई थी वह की गई थी ड्वाइट डी आइजनहावर के द्वारा, और इसके यह संस्थापक माने जाते हैं। अब है क्या कि जो नासा है यह लंबे समय से कई ऐसे कार्य करता रहा है जो विश्व में अनोखा है। जैसे अगर आप देखें कि चंद्रमा पे सबसे पहले पहुंचने वाला जो देश है वो कौन सा दिखाई देगा, USA। और USA में इसमें किसका योगदान है, नासा का। अगर मंगल की हम बात करें तो वहाँ पे पहुंचने वाला पहला जो देश है वो कौन सा दिखाई देगा, USA, और उसमें संस्था कौन सी है, नासा। तो कुल मिलाकर इसने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में है, और इसका जो सालाना बजट है वह आपके लिए गौर करने वाला है, वह है $20.7 बिलियन। वहीं इसरो का जो सालाना बजट है वह है $1.6 बिलियन। आप तुलना करिए, आपको लगेगा कि लगभग 7 गुने का यह अंतर है। तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि नासा के पास पर्याप्त पैसा है। जब इसरो जिसके पास बहुत कम पैसा है उसके बावजूद उसने जितने मिशन किए हैं वो दुनिया में अनुकरणीय रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं नासा ने कितने बड़े बड़े मिशन किए होंगे। नासा के जो कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पायनियर है, वॉयेजर है, कैसनी है, होइजेंस है, हब्बल है, अपोलो है, विकिंग है और स्पिचे है। और नासा का जो पहला जो सैटेलाइट था उसका नाम आपसे पूछा जा सकता था, वह है एक्सप्लोरर 1। अब हुआ क्या कि ये भी जो है कि क्या किया गया था, 1958 में प्रक्षेपित किया गया था। अब देखिए क्या हुआ कि नासा की स्थापना की गई, और नासा की जब स्थापना की गई तो इसको कहा गया था कि इसको स्पेस के क्षेत्र में काम करना है। इसने जो है कि एक्सप्लोरर 1 अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी जो है कि गति बहुत अच्छी नहीं थी, अर्थात इसको ये नहीं कह सकते थे वर्तमान में जो क्रेज नासा को। दरअसल इसका जो क्रेज चढ़ता है वह होता है जो इसका एक आपको दिखाई देगा कि विश्व में एक अलग प्रकार की संस्था वह दिखाई देता है 20 जुलाई 1969 के बाद, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को और उसके बाद जो है कि कई और मिशनों के माध्यम से इंसानों को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। और यहाँ से यह एक दौर चालू होता है जब नासा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि आपको पता है कि जो इसको फंडिंग किया जा रहा है लगभग $20 बिलियन, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। लेकिन इसके बावजूद नासा का जो पूरा वित्त की जो आवश्यकता है वो हमेशा फुलफिल नहीं रही, और इसी के कारण उसको अपनी निर्भरता रूस पर बढ़ानी पड़ी थी। और हमारा टॉपिक दरअसल आज का यही है। खैर वहाँ पर पहुँचने से पहले अब देखिए, पहले इन्होंने क्या किया, 1969 को चंद्रमा पर इंसान को पहुँचाया। उसके बाद 5 नवंबर 1964 को मैरिनर 3 सैटेलाइट्स को मार्स पर अर्थात मंगल पर भेजने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन मैरिनर 4 के द्वारा जो कि 1965 में यह जो है कि मंगल तक पहुंच गए। अब देखिए, दो हमने ग्रहों का नाम लिया, एक चंद्रमा, दूसरा जो है कि
मंगल, और दोनों तक जो है कि कौन पहुंचने में सफल रहा? नासा सफल रहा। इस तरह चंद्रमा और मंगल दोनों पर अगर पहला पहुंचने वाला कोई देश का रिकॉर्ड अगर ढूंढा जाए, संस्था का नाम ढूंढा जाए, तो क्या नाम निकलेगा? तो आपका नासा का आएगा। अब देखिए इसके थोड़ी सी वित्तीय स्थिति को मैं आपको कुछ लेकर थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता हूँ। वर्ष है, समय है 2004 का, और इस समय इस यहाँ के राष्ट्रपति हैं अमेरिकी जॉर्ज बुश यहाँ के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। उन्होंने कहा कि उनका एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम था स्पेस शटल प्रोग्राम, और इसी शटल प्रोग्राम के माध्यम से जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को यूएस से पहुँचाता था। जो आपका इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है, इसी के माध्यम से जो हम सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन है, यहाँ पे जो खराबी होती है उसमें जो कुछ उपकरण चेंज करने होते हैं, तो कई बार जो है कि यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स को जाना होता है। तो यह पूरा जो कार्यक्रम हो रहा था, अर्थात व्यक्ति को अंतरिक्ष में लेकर जाने का, यह किसके द्वारा, नासा किस प्रोग्राम के तहत चला रहा था? स्पेस शटल प्रोग्राम। इसको अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2004 में कहा कि इसको हमें बंद कर देना चाहिए क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है और एक नया स्पेस जो है कि प्रोग्राम लेकर आना चाहिए। और जब नया स्पेस प्रोग्राम लेकर आना चाहिए तो यह तो कह दिया गया कि पुराना वाला हम बंद कर रहे हैं, नया वाला स्टार्ट करना है, और नया वाला स्टार्ट जब हो पाता तब जबकि उसको पैसा मिल पाता। कुल मिलाकर जुलाई 2011 में यूएसए का जो पहले से चला आ रहा स्पेस शटल प्रोग्राम था वह बंद हो गया। नए प्रोग्राम के लिए उस समय जो नासा के अनुसार जो पैसे की आवश्यकता थी वो उतनी पूरी नहीं हुई। नासा ने और पैसे की डिमांड की कि हमें अपने एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित वहां पर पहुंचाने लेकर आने के लिए हमें और पैसे की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि वहां पर सरकार के द्वारा इतना सहयोग नहीं मिला, इतना फंड नहीं मिला, और साथ ही साथ कुछ मिसमैनेजमेंट और कम्युनिकेशन गैप भी हुआ। इसके वजह से क्या हुआ कि नासा अब जितने मिशन चला रहे था या जो उसको इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी तक अगर अपने ही जो है कि एस्ट्रोनॉट्स को वहां तक भेजना होता था वो भेज नहीं पा रहा था। इसके लिए उसने दो विकल्प अपना। पहला विकल्प उसने क्या किया कि उसने कहा कि हम क्या करेंगे, जो रूस का जो है कि स्पेस प्रोग्राम है उसमें एक जो है कि रॉकेट यूज होता है जिसका नाम है सोयूज। तो इन्होंने कहा कि हम उसके रॉकेट के माध्यम से हम जो है कि अपने एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ पहुँचाएंगे? इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, जब हमें ज़रूरत पड़े। और रूस इसके लिए तैयार भी हो गया। इसके एवज में उसने कहा कि हमें प्रति सीट $86 मिलियन आपको देना होगा। रूस डिमांड कर रहा है प्रति सीट कितना? $86 मिलियन। और यह जो है कि यूएसए को क्या करना था? पे करना था। और ऐसा नहीं था कि यह रकम बहुत ज़्यादा है, स्पेस के क्षेत्र में देखेंगे तो रकम बहुत बड़ी नहीं है। और रूस तैयार भी हो गया और उसने अपने 38 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को रूस के माध्यम से ही कहाँ तक पहुँचाया? इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी तक पहुँचाया। और इस तरह से एक देखा जाए तो लगभग 9 वर्षों तक अर्थात 2020 तक जो है कि चूंकि जुलाई 2011 में ही नासा ने अपना स्पेस शटल प्रोग्राम बंद कर दिया था, तो 2020 तक अगर किसी भी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजने की आवश्यकता थी तो नासा को किसकी मदद लेनी पड़ती थी? और जो है कि रूस की। लेकिन आपको पता है रूस और यूएसए के संबंध हमेशा बहुत मधुर नहीं रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब क्या किया था, रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर जो है कि कब्जा कर लिया था, और जब कब्जा कर लिया तो उसके बाद से काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया आई और दोनों के संबंध जो है कि तनावपूर्ण बनने लगे। इसके बाद उसको जो है कि G8 जो ग्रुप था उससे बाहर कर दिया गया और अमेरिका और जो है कि रूस एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ऐसे में नासा ने एक और विकल्प, चूंकि मैंने कहा दो विकल्प उन्हें अपनाए थे। एक तो उन्होंने रूस पर निर्भरता अपनी बना रखी थी, लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा था तो जो है कि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, उनका प्रोग्राम बंद ना हो और ऐसा ना हो कि वह अपने एस्ट्रोनॉट को ना पहुंचा पाए, इसके लिए उन्होंने एक विकल्प ये भी तलाशना प्रारंभ किया कि जो अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो स्पेस के क्षेत्र में काम करती हैं, जैसे बोइंग है, स्पेस एक्स है, इनको भी कहा कि हम आपको वित्त प्रदान करते हैं। छोटा मोटा वित्त नहीं, $8 बिलियन, ये मिलियन नहीं है, ध्यान दीजिए, $बिलियन उन्होंने कहा कि हम आपको फंड देते हैं। आप क्या करो, अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करो, आप हमारे लिए कुछ ऐसा जो है कि रॉकेट या लॉन्चर बनाओ जिससे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिका की धरती से ही कहाँ भेजा जा सके? स्पेस
देश में भेजा जा सके, जिससे हमें किसी दूसरे देश पर निर्भरता ना बने। अब देखिए क्या है, दो कंपनियां थी, बोइंग और स्पेस एक्स, दोनों के लिए प्रपोजल रखा गया। स्पेस एक्स जो कंपनी है इसके लिए काम करना उसने प्रारंभ भी कर दिया। इसने कहा जो स्पेस एक्स कंपनी है, इस कंपनी की स्थापना जो है इलोन मस्क द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। अब देखिए मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो स्थापना क्यों की गई। दरअसल इस कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स, जो कि अमेरिकी प्राइवेट जो है कि एविएशन कंपनी है, इस कंपनी की स्थापना का जो मोटो था वह क्या था, अंतरिक्ष ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करने के लिए, अर्थात जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं या भविष्य में जो है कि स्पेस टूरिज्म को अगर हमें बढ़ावा देना है, वह तभी सफल हो सकता है जब हम अधिकांश लोगों को कम कीमत पर स्पेस की सैर करा सकें। तो दरअसल जब इसकी स्थापना स्पेस एक्स की 2002 में हुई थी और बाद में जब नासा ने अपना प्रपोजल इसके सामने रखा, तो इसके लिए क्या हुआ, रामबाण सिद्ध हुआ। इसने कहा ये तो हमारे मोटो का हिस्सा है, ये तो हमारे जो है कि क्या है, जिस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं वही। अब इसमें क्या हुआ, स्पेस एक्स अपनी एक प्राइवेट कंपनी है, इसका अपना फंड था, नासा से 8 बिलियन का इसको सहायता मिलने का आश्वासन हुआ, इसने काम करना प्रारंभ कर। इसने जब काम करना प्रारंभ किया तभी कहा कि वह 2020 से नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना प्रारंभ कर देगा, और इसी के लिए उसने स्पेस एक्स ने डेमो 2 मिशन जो है कि क्रिएट किया, और इस मिशन के माध्यम से 27 मई 2020 को इसको प्रक्षेपित करके अंतरिक्ष यात्रियों को, अर्थात अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री या एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ भेजा जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। और इसके लिए जो स्पेस एक्स जो कंपनी है वह यूज करेगी फॉल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग करेगी। और इसके लिए क्या किया जाएगा, अब जो रूस के ऊपर अमेरिका की डिपेंडेंसी थी वो खत्म होगी, और जब अमेरिका चाहेगा वह क्या करेगा, अपने लोग को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा देगा। अब देखिए इससे एक चीज़ और समझिए, इसमें जो रॉकेट यूज होगा डेमो 2 मिशन में, वह होगा फॉल्कन राइट। यह एक क्या है, रीयूजेबल रॉकेट है। इसका मतलब है कि यह जाएगा और फिर से वापस आएगा। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है, फिर क्या होता है, वो घर्षण के माध्यम से जलती है, दोबारा हम उसकी यूज नहीं कर पाते, लेकिन यह क्या है, रीयूजेबल है। अब देखिए सबसे बड़ी बात इसी में खर्च होता था कि जब भी किसी व्यक्ति को भेजा जाएगा तो उसके लिए रॉकेट चाहिए होगा, और रॉकेट क्या है, दोबारा यूज नहीं हो पाता। लेकिन स्पेस एक्स इसी क्षेत्र में काम कर रही थी, उसने क्या किया था, रीयूजेबल जो है कि रॉकेट्स बना लिया जिसका नाम है फॉल्कन 9, और इसी के माध्यम से वो क्या करेगा, भेज पाएगा। और ये फॉल्कन 9 ये छोटा मोटा रॉकेट नहीं है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 23,000 किलोग्राम का पेलोड लेकर जा सकता है। वहीं इसरो के पास जो अच्छे क्वालिटी के जो हमारे GSLV हैं, आपने PSLV GSLV का नाम सुना होगा, जो अच्छे हमारे जो रॉकेट्स हैं उनके पेलोड अर्थात उनके कैरी करने की क्षमता, अर्थात उस पर आप सैटेलाइट्स है, व्यक्ति है, सामान कुछ भी जो भेजते हैं, इसको हम पेलोड के अंतर्गत गिनती करते हैं। तो इनकी जो क्षमता है वह लगभग 8,000 kg की दिखाई देगी लो अर्थ ऑर्बिट में। वहीं फैल्कन 9 की है लगभग 23,000 किलो, अर्थात इससे यह पता चलता है कि यह जो है कि काफ़ी अधिक क्षमता वाला है। तो इस तरह से डेमो 2 मिशन के माध्यम से और नासा ने क्या किया है, फिर से अपना वो जो पुराना उसका परचम था वर्ष 2004 से पहले, जबकि वह किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, हर प्रकार के मिशन को खुद जो है कि तैयार करता था, वह उसने क्या क्या किया। आपको एक चीज़ जानकर आश्चर्य होगा कि जो नासा है वो सभी उपकरण खुद नहीं बनाता। मान लीजिए उसको एक रॉकेट बनाना है, एक सैटेलाइट बनाना, तो ऐसा नहीं करेगा उसके हर इक्विपमेंट खुद बनाए, वह बाहर के देशों से आयात करता है। और उसका जो मेन फोकस होता है ना, वह होता है कि अधिक से अधिक मिशन पर। जबकि हमारे यहाँ इसरो के पास क्या है, इसरो को प्रत्येक इक्विपमेंट खुद बनाने होते हैं और उसके जो है बाहर से खरीदता नहीं है। तो इसरो का इसके एक फ़ायदा यह है कि आगे चलकर वो सभी चीज़ों में खुद से डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, हमें किसी बड़े मिशन के लिए 5 से 6 वर्ष का इंतजार करना होता है। और अगर आप ध्यान से वीडियो देख पा रहे होंगे तो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही सनराइज मिशन के विषय में बताया था, आर्टेमिस मिशन के विषय में बताया था। आपको हर 3 से 4 महीने बाद जो है कि USA का या नासा का कोई ना कोई मिशन मिल जाएगा।
खैर ये था नासा, और इसके मदद से डेमो 2 के माध्यम से, मिशन के माध्यम से आने वाले समय में जो कहीं ना कहीं नासा की निर्भरता रूस पर बनी हुई थी वो कम होगी, और अगर अब भारत और रूस के बीच में तनाव होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे भारत में इस्लामोफोबिया, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का एक कथन। उससे पहले अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पहले प्रधानमंत्री जी का ट्वीट देखिए, भारतीय प्रधान, उन्होंने कहा है कोविड-19 डज नॉट सी रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और बॉर्डर बिफोर स्टिंकिंग। इनका कहने का कुल मिलाकर ये है कि जो कोविड-19 ये महामारी है, एक पेंडेमिक है, यह जो है कि किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म को मानते हैं तो आपको प्रभावित नहीं करेगा, आप किसी जात, किसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे का अपील की गई है कि सभी लोगों को कोविड-19 से बचने का प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और साथ ही साथ सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए। अब देखिए, ये कहना इसलिए पड़ा क्योंकि इसी के पहले कई खबरें आ रही थी जिसमें धर्म के आधार पर काफ़ी चीज़ें सामने आई। अब देखिए, एक संस्था है जिसका नाम है OIC, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और वर्तमान में इसके जो है कि 57 देश हैं। इन 57 देशों में 53 देश ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी जो है कि जो समुदाय है वो मेजोरिटी में है, अर्थात बहुमत में है। और यह जो संगठन है लगभग पूरे विश्व के 1.8 बिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं और इन्हीं उद्देश्यों से पूरा आपको टॉपिक समझ में आ जाए। पहला है द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, अर्थात कलेक्टिव वॉइस, जहां पर भी मुस्लिम समुदाय के साथ कुछ भी गलत होगा तो ये संगठन एक कलेक्टिव वॉइस अर्थात एक साथ आकर पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए आवाज उठाएगा। दूसरा है सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रोमेटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी, अर्थात यह जो है कि क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय पीस और हार्मोनी के लिए मुस्लिम समुदाय की भागीदारी और साथ ही साथ वह इंटरेस्ट जो कि कोई भी इंटरेस्ट जो इस्लाम के खिलाफ हो उसको रोकने का यह प्रयास करेगा। बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। अब देखिए, चूंकि हमारा जो पहला था जो हमारा इसका मुख्य उद्देश्य, इसी से सभी चीज़ें जुड़ जाए। इसका मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है और इसकी जो सरकारी भाषा ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेबिक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश और फ्रेंच आप इसको सोच नहीं पाएंगे, इसलिए हो सकता है गलत कर दें, ये आप ध्यान रखें। हाल ही में इस संगठन ने कहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और जो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है पहले उसका अर्थ समझ। इस्लामोफोबिया का अर्थ होता है मुसलमानों के खिलाफ तर्कहीन भय, घृणा, नफरत या पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, अर्थात अगर आप मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसा तर्कहीन जो है कि भय रखते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, आप उनसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं या उनको लेकर आपके दिमाग में कुछ पूर्वाग्रह हैं, समथिंग जो भी आपके हो सकते हैं, अगर हैं तो इसको बोला जाएगा इस्लामोफोबिया। दूसरे शब्दों में इस्लामोफोबिया को जो है कि देश के आर्थिक, अर्थात इस्लामोफोबिया के अंतर्गत मुसलमानों को देश के आर्थिक, सामाजिक, सार्वजनिक जीवन से बाहर करके मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का जो व्यवहार किया जाता है, अर्थात अगर उन्हें हम देखें, उन्हें आर्थिक रूप से हम अलग कर रहे हैं, उनको संपन्न नहीं होने दे रहे हैं, उनके साथ सामाजिक जो है कि अलग तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनको सार्वजनिक जीवन में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रहे, अर्थात उनको जो भी उनके क्रियाकलाप हैं उसमें हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं या जो भी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनको लेने से हम उनको वंचित कर रहे हैं, तो ये इस्लामोफोबिया। अब दरअसल ये शब्द आया कहाँ से होगा, मतलब ये शब्द जो है कि अभी वो जो है कि OIC के संदर्भ में कैसे आया होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आप एक चीज़ समझिए कि अभी भारत में क्या हुआ था कि मीडिया की भूमिका को लेकर इन्होंने दरअसल इस चीज़ को कहा है, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने ये जो बात कहा है वो भारत की मीडिया के संदर्भ में कहा। उनका कहना है कि इस समय मीडिया कोविड-19 को लेकर मुसलमानों के प्रति झूठी अफवाह फैला रहा और इसको जोड़ा है उन्होंने अभी जो निजामुद्दीन में एक धार्मिक समारोह हुआ और उसमें कुछ लोग इकट्ठा हुए जिनको आप जमाती लोग बोलते हैं। अब ये लोग क्या हुए, जब इकट्ठा हुए तो पता चला कि कई लोग पॉजिटिव हैं, धीरे धीरे देखते देखते कई हजार लोग जो है कि पॉजिटिव निकले, साथ ही साथ इनके संपर्क में आए कुछ लोग भी पॉजिटिव निकले। इसको लेकर भारतीय मीडिया ने क्या किया कि जो कहा कि जो है कि यह
एक संप्रदाय के लोगों के द्वारा ऐसा किया जाए। इसी चीज़ को जो है कि क्या किया है OIC अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने गलत बताया। उनका कहना है कि इस समय मीडिया जो है कि क्या कर रहा है, मुसलमानों के प्रति नफरत फैला है। और ऐसा नहीं है कि यह जो है कि सिर्फ वहाँ के द्वारा कहा जा रहा है, इसकी रियलिटी ये भी है कि यहाँ के लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट पे जो है कि केस किया है कि आप मीडिया को इस समय थोड़ा सा रेगुलेट कीजिए, क्योंकि वह एक धर्म केंद्रित लोगों को टारगेट कर रहा है कोविड-19 के स्प्रेड करने के लिए। लेकिन हमारे लिए चिंताजनक बात यह है कि जो चीज़ें हमारे घर के अंदर होती हैं, देश के अंदर होती हैं, वो तो संभल जाती हैं। जैसे अभी देखा आपने, अरुंधति राय ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इस समय एक कोविड-19 में एक वर्ग विशेष को दोषी बताया जा रहा है, आगे चलकर इससे जो है कि मॉब लिंचिंग और आगे उन्होंने जो शब्द यूज किए वो ठीक नहीं है, मतलब नरसंहार जैसे शब्दों का उन्होंने यूज किया कि हो सकता है। हालांकि भारतीय संविधान और जो है कि कानूनों में इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है कि ऐसा हो पाए, फिर भी उन्होंने ये बात कही। लेकिन जो चिंताजनक मुद्दा ये है कि जैसे ही हमारे यहाँ CEA अर्थात सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, NRC लाया गया था, दिल्ली में दंगे हुए, उसी समय कुछ मुस्लिम देशों में भारत की छवि को मुस्लिम विरोधी बनाने का प्रयास किया जा रहा था। अब क्या हुआ कि जब मीडिया ने, मेन स्ट्रीम इंडिया की मीडिया ने क्या किया, उनको कहा कि ये पूरा जो कोरोना का स्प्रेड है, यह जो है कि यहाँ के लोगों के द्वारा, इस समुदाय के लोगों के द्वारा हो रहा है। तो अब क्या हुआ है, अरब समुदाय या जो यह जो OIC के जो सदस्य देश हैं, इनकी मीडिया यह कहने लगी है और साफ साफ ये लिखा जाने लगा है कि मुसलमानों के लिए भारत ठीक देश नहीं है। और इन्होंने सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा, क्लियर कर दूं मैं। इन्होंने बस ये कहा है कि जो भारत की मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उससे आने वाले समय में तनाव बढ़ सकता है, चुनौतियां बढ़ सकती हैं, और भारत में पहले से परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, तो आगे चल के इसके काफ़ी दुष्परिणाम मुसलमानों को देखने को पड़ सकते हैं। अब देखिए, अब जो है कि एक चीज़ अगर हम देखें तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो मीडिया हो या कोई भी संस्था हो, सबकी अपनी जिम्मेदारी है। वह जिम्मेदारी संविधान क्या है, और संविधान क्या कहता है कि जब भी आप कुछ भी कर रहे हों, जब भी आप बोल रहे हों, जब भी आप कुछ लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, संविधान के मूल्यों को मानना। और संविधान के मूल्यों का आदर अगर आप करेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो सामाजिक तनाव को बढ़ा सकती है, सामाजिक सद्भाव को कम कर सकती है, आप उसको रोकेंगे। बावजूद इसके मैं थोड़ा सा, चूँकि हमें खुद को ये देखना है कि ऐसा घटनाक्रम पूरा हुआ या नहीं हुआ, और भारत की मीडिया ने सही किया या गलत किया, इस पे आपके अपने तर्क हो सकते हैं, क्योंकि यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने है। कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा, अपने आप हमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर यह जो इन मीडिया ने जो दिखाए, चूँकि मीडिया भी अपना पक्ष रखेगा, अपना डेटा रखेगा, तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या रियलिटी क्या नहीं है, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपने आप सुप्रीम कोर्ट बता देगा। हमें थोड़ा सा देश के स्तर पे सोचना है। अब देखिए है क्या कि अगर हम, हमारी छवि कहीं पर भी इस प्रकार बनती है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों का जो है कि स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, तो ये गलत है। क्योंकि भारत की जो छवि है वो दुनिया के सबसे शानदार डेमोक्रेसी वाले देश में, और डेमोक्रेसी में तो कभी भी क्या होता, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन स्ट्रक्चर है, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसमें भी लिखा है कि हम क्या है, एक सेकुलर स्टेट हैं, अर्थात हम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। तो कुल मिलाकर ये हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस प्रकार की चीज़ों को फैलने से रोकें, जिससे दो समुदायों में तनाव बढ़ता है। हमारी आपकी अपनी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप हम तनाव बढ़। इसमें मैं आपकी, हमारी सबकी भूमिका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम और आप ही क्या करते हैं, हम सोचते देखते हैं कि हमें क्या देखना है, कौन से मैसेज शेयर करने हैं, कौन से चीज़ों पर क्या टिप्पणी करनी है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं आता हूँ OIC पर। इसने ऐसा नहीं है कि कोविड-19 इनको पर ही लेकर ऐसा भारत की जो है कि प्रतिक्रिया दी है।
ये जो है कि खुद कई बार अब सवालों के घेरे में रही है। जैसे चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो है कि यहाँ के जो इस संगठन के जो देश हैं उनकी जो पक्ष रहा है वो पाकिस्तान के फेवर में रहा है। वहीं जैसे एनआरसी आया तो आपने तुर्की को देखा, मलेशिया ने देखा, इन्होंने सीधे राग अलापना प्रयास शुरू कर दिया कि यह क्या है, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके साथ साथ जो है कि अगर हम देखें तो अन्य जो देश हैं वो भी ये कहते हैं कि ओआईसी का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें एक प्रकार का शक्ति संघर्ष चलता है। एक तरफ सऊदी अरबिया है, दूसरा तरफ मलेशिया है, तीसरी तरफ टर्की है, और सभी अपनी अपनी जो है कि दावेदारी बढ़ाने के लिए, अपना अपना कद बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो तथ्यों से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि इस संस्था ने जो कुछ कहा इसके पीछे मंशाएं कई हो सकती हैं, बावजूद इसके हमें थोड़ा सा ठहर कर यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि जो है कि सिर्फ ओआईसी ने ही ऐसा कहा है। कुछ समय पहले डब्ल्यूएचओ ने भी कहा था कि हमें किसी भी तरह से रिलीजियस प्रोफाइलिंग नहीं करना चाहिए, अर्थात कोविड-19 को लेकर हमें किसी धर्म विशेष से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार के धार्मिक विचार का खंडन करने की अपील की है। तो कुल मिलाकर ये था ओआईसी के संदर्भ में इसकी कुछ चीज़ें जो आप मुख्य परीक्षा में अगर चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।